व्हाट्सअप, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड हम लोग आ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स के ऊपर एक नया वीडियो लेकर। सो इस वीडियो में हम एक वन शॉट वीडियो रखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन मार्केट फॉर्म्स में आपके सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस के हिसाब से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर देयर मेंशन इन योर बुक, सब चीज को डिस्कस किया जाएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं आज का ये नया क्लास। ठीक है। सो अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बात करता है कंज्यूमर जब कभी कुछ भी गुड्स को डिमांड करता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बात करता है एक प्रोड्यूसर जब कभी भी कुछ गुड्स को सप्लाई करना चाहता है। ठीक है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते कहाँ पे? ठीक है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ही होता है मार्केट। सो इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि सर मार्केट होता क्या है। ठीक है। अगर मार्केट है तो कुछ अलग अलग टाइप्स के भी मार्केट होते होंगे, तो वो अलग अलग टाइप्स है क्या, किस बेसिस में कौन से मार्केट को आप क्या बोल रहे हो, कि उस वाले मार्केट को आप सब्जी बाजार क्यों बोलोगे और उस वाले मार्केट को आप मच्छी मार्केट क्यों बोलोगे। ठीक है। सो कुछ बेसिस होता है जिसके जिसके हिसाब से मैं मार्केट को क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो बेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इन जनरल मार्केट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। हमारे सिलेबस में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स तो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है। वी विल बी ओनली डिस्कसिंग वन टाइप। सो इन जनरल आपको बताया जाएगा कि चार अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। तो ये चार अलग टाइप में से हम सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी तीन टाइप्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, सो कमेंट करके मेरे को बताइए एंड बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स फ्रॉम सीबीएसई क्लास 11 इकोनॉमिक सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं मार्केट होता क्या। ठीक है। सो मार्केट इज द रीजन, और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। अरे सो मार्केट क्या है? मार्केट इज द रीजन वेयर बायर्स एंड sellers of a commodity come in contact with each other to effect or execute purchase and sale of a commodity। ठीक है। सो यही होता है मार्केट। मार्केट एक रीजन होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स आते हैं एंड द परचेज एंड सेल सम कमोडिटीज। ठीक है। सो ये पूरे डिस्कशन से, मार्केट के पूरे डेफिनेशन से, मेरे को मार्केट के डेफिनेशन में या फिर इन जनरल मार्केट के बारे में मेरे को चार कीवर्ड्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। सो ये चार कीवर्ड क्या क्या है? सबसे पहला कीवर्ड है एरिया। ठीक है। सो मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग नहीं करता। मार्केट इज एक्चुअली अ एरिया, मार्केट इज एक्चुअली अ सिस्टम। आज के टाइम में 2025-26 में मार्केट एक एरिया को भी बिलोंग नहीं करता, बिकॉज यू कैन इजीली परचेज एनीथिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। ठीक है। सो मार्केट इज एनीथिंग दैट कैन बी लाइक, मार्केट इज कंसर्न विद अ एरिया, बट इट इज नॉट कंसर्न विद एरिया एनी मोर इन दिस जनरेशन। बट हम लोग को बुक का सिलेबस को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। फिर दूसरा, मार्केट के पूरे डेफिनेशन में और क्या कीवर्ड्स है सर? यहाँ पे देर इज ऑलवेज अ बायर एंड सेलर। ठीक है। कोई ना कोई इंसान होगा जो कि गुड्स खरीदने के लिए आएगा, कोई ना कोई इंसान होगा जो कि गुड्स बेचने के लिए आएगा। तो हमेशा बायर या फिर सेलर, ये दोनों ही लोग प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और क्या बोला जा सकता है मार्केट के बारे में? कि मार्केट में ये लोग हमेशा किसी एक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। बायर क्या खरीदने आएगा? कोई एक कमोडिटी खरीदने आएगा। सेलर क्या बेचने आएगा? कोई एक कमोडिटी बेचने आएगा। ठीक। एंड फाइनली, मार्केट के ये पूरे डेफिनेशन में हम लोग एक कीवर्ड ये भी बोल सकते हैं कि सर मार्केट में कंपटीशन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चार कीवर्ड्स हमको पता होना चाहिए कि एक मार्केट के ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये चार एलिमेंट्स क्या क्या है? देयर शुड बी अ एरिया, there should be buyers and sellers, they will be competing for a commodity, and they will be competing in the sense there is a competition। ठीक है। सो चलिए, आपको इन जनरल बोल देता हूं मैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। सो इन जनरल अगर मैं आपको बोलने जाऊं, तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी होता है परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा कैटेगरी होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फिर से तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं।
सो ये तीन अलग अलग कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहला है आप लोग का मोनोपोली, फिर है आप लोग का ऑलिगोपोली, एंड फिर फाइनली है आप लोग का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। सो मोटा मोटी अगर मेरे को बोलना है कि सर कितने टाइप के मार्केट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं कि देर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, मैं बोलता हूं कि देर इज अ मोनोपोली, देर इज अ ऑलिगोपोली, एंड देर इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। सो मोटा मोटी ये बोला जाता है कि चार अलग अलग टाइप के मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। बट इन आर सिलेबस हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है। और ये बाकी तीन टाइप के मार्केट फॉर्म्स को हम नहीं देखने वाले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सर आप कैसे डिवाइड करोगे कि कौन सा परफेक्ट कंपटीशन होता है, कौन सा मोनोपोली होता है, कौन सा ऑलिगोपोली होता है, कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है? तो इसको डिवाइड करने के लिए भी तो आपको कुछ देखना पड़ेगा। सही है। ठीक है। क्या मेरे को देखना है? तो बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। सो लेट्स टॉक अबाउट द basis through which we classify the market structure. Basis of classifying the market structure. ठीक है। सो 5 पॉइंट की तरफ हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सर आप किस बेसिस में एक मार्केट को डिवाइड करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि फर्म्स का या फिर बायर्स का, सेलर्स का या फिर बायर्स का प्राइस के ऊपर कितना कंट्रोल है। ठीक है। शायद हम लोग ये जो बेसिस डिवाइड कर रहे हैं ये अभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला बेसिस कि सर आप देखते हो उस पर्टिकुलर मार्केट में कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। ठीक है। अगर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो किसी भी सेलर के पास वो पोजीशन नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे हाथ में ये पानी बॉटल है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है पानी बॉटल छोटू सा। तो मान के चलिए मेरे हाथ में पानी बॉटल है। अब ये पानी बॉटल के केस में मार्केट में सेलर्स कितने हैं, कितनी शॉप्स है, कितनी इंडस्ट्रीज है जो ये पानी बॉटल को प्रोड्यूस करती है? देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मिलियंस। ठीक है। मिलियंस ऑफ सेलर्स होंगे जो ये पानी बॉटल को बेचते हैं। ठीक है। ये पानी बॉटल कितने प्राइस में आता है? ये पानी बॉटल लेट से 7 रुपीज में आता है। अगर मैं वहां पे, अंकित सर, जाके एक पानी का दुकान खोलता हूँ और मैं ये बॉटल को 9 रुपए में बेचना स्टार्ट करता हूँ, क्या आप में से कोई भी आके मेरे से ये बॉटल खरीदेगा? नहीं, कोई नहीं खरीदने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने सारे सेलर्स हैं कि सर आप अकेले प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में डिवाइड करने का सबसे पहला बेसिस क्या है? मैं देखता हूं कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। अगर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं तो किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन वहीं पर अगर बहुत कम बायर्स और बहुत कम सेलर्स हैं तो फिर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब यहाँ पे बच्चा दो होता है। ठीक है। जो कुछ भी सामान मार्केट में बेचा जा रहा है, इतने सारे जो सेलर्स हैं, वो या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, या तो ये लोग हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है। सो मैं किस बेसिस में डिवाइड करूंगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, कि मोनोपोली है, कि ऑलिगोपोली है, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है? मेरे को देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ कमोडिटी है। ठीक है। अगर हर एक सेलर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सो अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट रहेगा तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा। ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या होता है? सिमिलर प्राइस, कि हर कोई एक ही दाम में बेचेगा। लेकिन अगर आप लोग का प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे? कि मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्राइस है। ठीक है। सो नेचर ऑफ कमोडिटी, दो ही टाइप के कमोडिटीज हर कोई बेच सकता है, या तो सबके प्रोडक्ट्स एक जैसे होंगे या तो सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। सब्जी मंडी के बारे में सोचिए। ठीक है। सब्जी मंडी में हर एक सेलर वो एक जैसा ही आलू बेचता है। ठीक है। और क्योंकि वो एक जैसा ही आलू बेच रहा है करके हर एक सेलर वो एक ही प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर बी। मूविंग टू, और क्या हम लोग देखेंगे जिसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे किस टाइप का ये मार्केट स्ट्रक्चर है? इट इज फ्रीडम
ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। ठीक है। तो चलिए, अगर मैं सोचा कि मेरा यूट्यूब चैनल तो फेल हो रहा है एंड इसको बंद करके एक आलू का दुकान खोला जाए, ठीक है। सो क्या मैं खोल सकता हूँ? कोई मुझे रोकेगा? नहीं, कोई भी मेरे को नहीं रोकने वाला। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो मार्केट है, जो कि सब्जी मंडी का एग्जांपल लिया जा रहा है, यहाँ पे मेरे एंट्री के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं चाहूँ तो वहां पे एक दुकान खोल के आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस। और अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं चाहूँ तो दुकान बंद करके वापस से घर पे आके भी बैठ जाऊँ। ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स ऑल्सो डिटरमाइन कि मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है। तो अगर देर इज अ ह्यूज, लाइक इफ देर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो हम ये यहाँ से कंक्लूड करते हैं। ठीक। तो यहाँ से कंक्लूजन दो निकाला जाता है कि सर ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अगर फ्रीडम है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ से ये बोला जाता है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेगी। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बारे में ये बोला जाए कि देर इज अ रेस्ट्रिक्शन, और अगर रेस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पे प्राइसेस स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है। और लाइक प्राइसेस कैन बी वेरी हाई। टेबल नहीं रहने का मतलब प्राइसेस कैन बी वेरी हाई। प्राइसेस कैन बी हाई। ठीक है। सो आई होप पॉइंट नंबर 3 समझ में आया हो। ठीक है। अगर मैं सब्जी मंडी में जाके एक आलू का दुकान खोलना चाहता हूँ, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। देर इज फुल फ्रीडम। और अगर फुल फ्रीडम है तो उस मार्केट में, सब्जी मंडी में, आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाई देगी, कि वो एक ही जैसा ही प्राइस रहेगा, हर कोई 10-11 रुपए के आसपास में आलू को बेचता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करें, जैसे कि रेलवेज के बारे में बात करें, ठीक है, तो रेलवेज में तो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। फ्यूचर में मैं इको सीको ट्रेन करके तो नहीं चला सकता। ठीक है। सो क्योंकि वहां पे रेलवेज में रेस्ट्रिक्शन है, तो वहां पे प्राइसेस हाई हो सकती है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वहां पे प्राइसेस हाई हो सकती है। ठीक है। तो रेलवेज इज अ इंडस्ट्री, इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे देर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। ठीक है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर डी, सॉरी सी। मूव करते हैं पॉइंट नंबर डी की तरफ। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स। ठीक है। क्या मतलब है इस पॉइंट का? सबसे पहला चीज तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आई होप लोग को याद हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो मोबिलिटी हो सकता है या फिर मोबिलिटी नहीं हो सकता। तो सो अगर मोबिलिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस वजह से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि मार्केट में जनरली एक यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। ठीक है। कि सर अब भी नहीं समझ में आया पॉइंट नंबर 4, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स का ये मतलब है कि मेरे पास एक छोटू करके एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, मेरे आलू के दुकान में, और उसको कोई और सेलर थोड़ा ज्यादा सैलरी ऑफर करता है, तो छोटू क्या करेगा? छोटू मेरा शॉप को छोड़ के वो सेलर के पास चल जाएगा। तो इसको मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो गए, लेबर हो गए, कैपिटल हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, अगर इन सब के लिए मोबिलिटी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि सर प्राइसेस मार्केट में है यूनिफॉर्म। और अगर इन लोग के लिए चीजें मोबाइल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, और अगर चीजें यहाँ पे इमोबाइल है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मार्केट में एक डिफरेंशिएटेड प्राइस एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर डी। मूव करते हैं पॉइंट नंबर ई की तरफ। ठीक है। सो पॉइंट नंबर ई इज द नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। ठीक है। सो अगर बायर्स और सेलर्स के पास नॉलेज को लेकर दो सिनेरियो हो सकता है, या तो उनके पास परफेक्ट नॉलेज होगा, या तो उनके पास पूरा नॉलेज नहीं होगा। सर इसका क्या मतलब है? परफेक्ट नॉलेज होने का मतलब, इम्परफेक्ट नॉलेज होने का मतलब? ठीक है। तो लेट्स से मैं अपना कंप्यूटर बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो लैपटॉप है मैं उसको बेचना चाहता हूँ, एंड ये लैपटॉप को लेकर कुछ इश्यूज है। वो इश्यूज के बारे में मेरे को पता है, लेकिन मैं जिसको बेचूंगा मैं उसको तो नहीं बताऊंगा कि भैया आप इसको चार्ज करिए, ये 1 घंटे तक ठीक चलेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू है, तो मैं तो अपने सेलर को, बायर को नहीं बताने वाला ऑब्वियसली। अगर मैं उसको बताऊंगा तो भाग जाएगा, मेरे से लैपटॉप नहीं खरीदेगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया इम्परफेक्ट नॉलेज का, कि इस केस में मैं जो कि सेलर हूं, मेरे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बायर के पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। सो अगर बायर और सेलर के पास परफेक्ट नॉलेज होता है कि बायर को सब कुछ पता है, सेलर को सब कुछ पता है, तो इस प्रकार के मार्केट में उस केस में एक यूनिफॉर्म प्राइस रहता है।
और वहीं पर अगर बायर और सेलर के पास किसी एक के पास भी इम्परफेक्ट नॉलेज है तो फिर मार्केट में थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्राइसेस होता है। ठीक है। तो 100 बात की एक बात कि सर आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो इंडस्ट्री आपको दिख रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोली है कि ओलिगोपोली है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं ये कैसे डिसाइड करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को देखने वाला हूँ कि बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स हैं तो आई विल कंक्लूड समथिंग। ठीक है। फिर मैं नेचर ऑफ कमोडिटी को देखने वाला हूँ कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। फिर मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स को देखने वाला हूँ कि फ्रीडम है कि रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। फिर मैं गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी को देखने वाला हूँ कि मोबिलिटी है कि वहां पे इमोबाइल है। ठीक है। एंड फिर मैं मार्केट में नॉलेज को देखने वाला हूँ कि बायर्स और सेलर्स के बीच में परफेक्ट नॉलेज है कि इम्परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है। तो ये सब चीजों को देखते हुए फिर हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि वो जो इंडस्ट्री इतने दूर में मेरे को दिख रहा है वो किस टाइप का इंडस्ट्री है, वो किस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये था इसके बारे में द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन के डेफिनेशन में डायरेक्ट आने से पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। इसका फीचर्स क्या क्या है और हर एक फीचर को लेकर कुछ इम्प्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो चार अलग अलग टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स थे उसमें से सबसे पहला मार्केट स्ट्रक्चर आप हमें पढ़ा रहे हो जो कि परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है। दिस इज द ओनली मार्केट स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बाकी तीन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। very large number of buyers and sellers। बहुत सारे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो बच्चा इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि कोई भी एक सेलर प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो सब्जी मंडी में देर आर 5,000 सेलर्स। ठीक है। और वो 5,000 सेलर में से मैं एक छोटू सा सेलर हूँ। ठीक है। हर कोई अगर आलू को 10 रुपए में बेच रहा है तो क्या मैं उसको 12 रुपए में बेच सकता हूँ? यस, मैं उसको बेच सकता हूँ। लेकिन कोई मेरे दुकान में आएगा? नहीं, मेरे दुकान में कोई भी नहीं आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपना दुकान को बंद करना पड़ेगा या फिर मेरे को वापस से प्राइसेस को 10 रुपए करने पड़ेंगे। ठीक है। सो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का इम्प्लीकेशन यही है कि एक अकेला सेलर या फिर एक अकेला बायर का जो शेयर है पूरे मार्केट में उसका जितना हिस्सेदारी है वो बहुत छोटा है, वो इनसिग्निफिकेंट है। और क्योंकि उसका शेयर बहुत छोटा है करके वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं द शेयर ऑफ द बायर और सेलर इज इनसिग्निफिकेंट एंड हेंस दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है। सो ये था आप लोग का सबसे पहला फीचर। मूव करते हैं सेकंड फीचर की तरफ। परफेक्ट कंपटीशन को लेकर एक दूसरा फीचर ये बोला जा सकता है कि जनरली इस प्रकार के मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बिक्री होते हैं। ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? होमोजीनियस प्रोडक्ट का यही मतलब है कि जो कोई भी बायर है, जो कोई भी सेलर है या फिर जो कोई भी सेलर है, वो जो प्रोडक्ट को बेच रहा है वो एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल है सारे के सारे रेस्पेक्ट्स में। ठीक है। वो टेस्ट हो, कलर हो, साइज हो, ठीक है, टेक्सचर हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली होमोजीनियस। ठीक है। तो सर ये होमोजीनियस अगर प्रोडक्ट है इस मार्केट में, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अब एक चीज सोच के बताइए। मेरे शॉप में मैं बिस्लेरी का बॉटल बेच रहा हूँ। ठीक है। मेरे साइड वाला शॉप भी बिस्लेरी का बॉटल बेच रहा है। अब हम दोनों का प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है, पूरा सेम टू सेम है। तो अगर बाजू वाला दुकान 20 रुपए में बेच रहा है, क्या मैं 25 रुपए में बेच पाऊंगा? नहीं। 25 में मेरे से कोई नहीं खरीदने वाला। ठीक है। तो जब मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तब उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि एक यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट में प्रीवेल रहता है। सो यूनिफॉर्म प्राइस प्रीवेल्स। ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड फीचर ऑफ अ होमोजीनियस, दैट वाज द सेकंड फीचर ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। सो मूव करते हैं थर्ड फीचर की तरफ।
सो द थर्ड फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कोई भी फर्म चाहे तो वो इंडस्ट्री में घुस सकता है, ठीक है, और अगर उसका धंधा नहीं चला तो वो बंद करके वापस भी आ सकता है। दैट इज द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रीडम नहीं होता, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपको रेलवेज के बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो अगर मैं अंकित रेलवेज करके एक ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को परमिशन मिलेगा उसको ऑपरेट करने के लिए? इवन इफ आई हैव मनी, ठीक है, रेलवेज ऑपरेट करना बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरे पास पैसे हैं पूरे देश भर में रेल लाइंस को लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे को परमिशन मिलेगा? मेरे को परमिशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट मेरे को परमिशन शायद ना दे, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ एंट्री तो है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू इंडियन रेलवेज, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अच्छा सर, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन यही है बच्चा कि बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, लॉन्ग रन में द फर्म अर्न्स जस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। इन द लॉन्ग रन द फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस, ठीक है। सो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा होता है तो इसको अब नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट के बराबर होता है, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। एंड अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से कम होता है तो इसको लॉस बोला जाता है, ठीक है। सो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर इसके इम्प्लीकेशन में फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि लॉन्ग रन में हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है? तो एक चीज को समझिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। कोई जब चाहे घुस सकता है, कोई जब चाहे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा सोच के चलिए कि एक इंडस्ट्री था जिसमें मार्केट में पहले 10-12 सेलर ही थे, और ये लोग बहुत पैसा छाप रहे थे, ठीक है, मतलब अनंत पैसा छाप रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि वो एक परफेक्ट कंपटीशन को बिलोंग करता है, क्या आप भी जाके वहां पे एक दुकान नहीं खोल दोगे? क्योंकि आपको भी पैसे कमाने हैं। वो लोग अगर अंधा पैसा छाप रहे हैं तो आपको भी छापना है, ठीक है। तो आप भी जाके वहां पे एक दुकान खोल दोगे, और आप अकेले ही नहीं, आपके जैसे हजारों लोग और दुकान खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब हजारों लोग अगर दुकान खोल के बैठ गए, क्या उन लोग का प्रॉफिट कम नहीं होगा? स्टार्टिंग में वो लोग जो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, अब 1000 लोग आके बैठ गए तो इन लोग का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और आ जाएंगे हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। तो जब बिजनेस में अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है और उस बिजनेस में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो बहुत सारे और लोग भी वैसे का दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में सबका प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। एंड उसका रिवर्स, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपका भी दुकान है वहां पे तो आप अपना दुकान बंद कर दोगे, ठीक है। और आप अकेले बंद नहीं करोगे, आपके जैसे और भी बहुत सारे सेलर्स बंद कर देंगे। सो क्या होगा? हर किसी का नुकसान कम होने लगेगा, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर बच जाएंगे वो कमाने लगेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट की वजह से सर इसका इंप्लीकेशन ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में सारे के सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता, कोई भी लॉसेस इनकर नहीं करता, ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ फीचर। तो चौथा फीचर एक परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ये बोला जाता है कि देर इज अ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, कि क्या बायर क्या सेलर, देर इज अ परफेक्ट नॉलेज। हर किसी के पास परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस को लेकर, हर किसी के पास परफेक्ट नॉलेज है मार्केट प्राइसेस को लेकर। एवरीवन नोज एवरीथिंग, ठीक है। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है? अगर हर किसी के पास सारे टाइप का नॉलेज है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो जाता है कि एक यूनिफॉर्म प्राइस मार्केट में प्रिवेल करता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर किसी को हर चीज के बारे में पता है। तो अगर आपको पता है कि बिस्लेरी का बॉटल 20 रुपए में आता है, देर इज अ परफेक्ट नॉलेज। तो अगर कोई शॉपकीपर आपसे 22 रुपए मांगेगा, 22 रुपीज मांगेगा, तो आप वहां पे नहीं दोगे, आप वो दुकान से निकल के बाजू वाले दुकान में चल जाओगे, ठीक है। सो दैट इज द फोर्थ फीचर। फिर आता है मेरा फिफ्थ फीचर, दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। सो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये का मतलब यही है कि जो कुछ भी मेरे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, उन लोग को जहां पे अच्छा ऑफर मिलेगा वो लोग वहीं पर चल जाएंगे। उनके ऊपर कुछ भी ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके ऊपर कुछ भी ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, उनको जहां पे मार्केट में बेस्ट प्राइस मिलेगा वो वहीं जाके काम करेंगे। ठीक है। तो इसका सर इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन यही रहता है कि मार्केट में जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी स्टेबलाइज्ड रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया। ओके। सो ये था हम लोग का पॉइंट नंबर 5। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 के तरफ। फिर आता है मेरा फीचर नंबर 6, दैट इज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड 7 को भी एक साथ ही लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन में आपको अगर एक सेलर 20 रुपए का पानी बॉटल की जगह आपसे 22 रुपीज मांग रहे, ठीक है, और आपने पूछा कि भैया आप ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो, तो उसका ये जस्टिफिकेशन था कि भैया मैं जो पानी लेकर आता हूँ काफी दूर से लेकर आता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, वो ऑटो को मेरे को उसको जो कुछ भी चार्जेस है वो देना पड़ता है, करके ही मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ। ठीक है। सो ये सुन के, उसका ये इतना दुख भरा कहानी सुन के आप तरस खा के आप उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा देके पानी बॉटल खरीदोगे? अगर आपका आंसर हाँ है, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है। अगर आपका आंसर ना है, मतलब यू आर अ रैशनल पर्सन। ठीक है। और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रैशनैलिटी। ठीक है। सो एक रैशनल इंसान ये सब चीजों पे तरस खा के कभी भी 2 रुपए ज्यादा नहीं देगा। ठीक है। एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6 एंड 7। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म आपको ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, आपको सेलिंग कॉस्ट के नाम पे, सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये दो चीजों के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं ले सकता, नहीं मांग सकता। ठीक है। सो ये था इसके कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है। अच्छा बच्चा बड़ी, देखिए तो हमने 7 अलग अलग फीचर्स को देखा। ये 7 अलग अलग फीचर्स में अगर मैं स्टार्टिंग के 3 फीचर्स के बारे में ही बात करूं स्पेशल, ठीक है, अगर मैं ये स्टार्टिंग के 3 फीचर्स के बारे में ही बात करूं, दैट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इस प्रकार के मार्केट को हम प्योर कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, प्योर कंपटीशन। कंफ्यूज मत होना, प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन एक दूसरे से अलग है, लेकिन रिलेटेड है। सर प्योर कंपटीशन क्या होता है? प्योर कंपटीशन एक वो मार्केट होता है जिसमें सिर्फ ये 3 फीचर्स ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट फॉर्म होता है जहां पे ये 3 के साथ साथ मेरे को बाकी के 4 फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये 7 अलग अलग फीचर्स समझ में आए, एंड प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग का क्लियर है। ठीक है। सो नेक्स्ट अप बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, एक रियलिटी चेक लेते हैं। ठीक है। सो डू यू नो कि रियलिटी में, रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो 3 अलग अलग कैटेगरीज है ना, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एग्जिस्ट करता है, बट रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर फिर इसको पढ़ा क्यों जाता है अगर ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट करता है, कि हमको बोलता है कि हम इम्परफेक्ट हैं लेकिन परफेक्ट तो ऐसा दिखता है। तो ये हम लोग के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, लाइक हम लोग को बोलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन बिकम परफेक्ट इन द सोसाइटी। ठीक है। तो ये था सबसे पहला फैक्ट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, कि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट्स इन पेन एंड पेपर, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन हाइपोथेटिकल है। ठीक है। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर ये हाइपोथेटिकल है भी क्यों? तो खुद ही सोचिए ना, परफेक्ट नॉलेज आपके पास है किसी भी मार्केट को लेकर? नहीं। ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी भी सारे मार्केट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, सारे ऑलमोस्ट सारे टाइप के मार्केट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो बहुत सारे फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के जो हम लोग को रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते, और उस वजह से रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। सो चलिए, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एक और चीज आप लोग को बोला जाता है। ठीक है। सो लेट्स से ये चीज जानने से पहले लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इंडस्ट्री एंड अ फर्म। ठीक है। सो फर्म क्या होता है वर्सेस इंडस्ट्री क्या होता है? ठीक है। सो इको सीखो बाय अंकित सर, जो कि एक छोटू सा कोचिंग सेंटर है,
ये आपका एक फर्म है। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री में इको सीखो बाय अंकित सर भी है, इको में इंडस्ट्री में बायजूस भी है, हमारे पूरे इकोनॉमी में आकाश करके भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फर्म्स हैं। तो ये सारे फर्म्स को मिला दो और आपको मिल जाएगा इंडस्ट्री। ठीक है। सो आई होप समझ में आया। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री। फर्म क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट को आप फर्म बोलते हो। वहीं पर इंडस्ट्री क्या होता है? सबको मिला के, सारे फर्म्स को अगर आप मिला दो तो बन जाता है एक इंडस्ट्री। ठीक है। सो इंडस्ट्री के केस में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इज व्हाट वी आर गोना लर्न। ठीक है। सो इंडस्ट्री के केस में बोला जाता है कि हम लोग का डिमांड कर्व तो नॉर्मल जैसा डिमांड कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग वैसा ही होगा। ठीक है। इंडस्ट्री के केस में याद रखिएगा, ये जो भी बनाया जा रहा है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। एंड क्योंकि डिमांड और सप्लाई का हम लोग बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस में आपका प्राइसेस होता है, एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाइड होता है। ठीक है। इंडस्ट्री के केस में आपका सप्लाई कर्व नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। इंडस्ट्री के केस में प्राइसेस कितना होगा ये डिसाइड होता है जब हम लोग डिमांड और सप्लाई कर्व को इंटरेक्ट करते हैं कि सर पूरे के पूरे इंडस्ट्री में प्राइसेस कितना एग्जिस्ट करेगा। ये कैसे हम लोग को पता चलता है? ये हम लोग को पता चलता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक और चीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक फर्म के बारे में। ठीक है। तो सर फर्म के केस में प्राइसेस को आप कैसे डिटरमाइन करते हो? तो फर्म, ऑलरेडी आप लोग को फीचर्स के बारे में बोला गया है कि फर्म एक बहुत छोटा होता है। पूरे मार्केट शेयर में फर्म का जो कुछ भी शेयर है बहुत छोटा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। फर्म उस पोजीशन में नहीं है कि वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो फर्म क्या करता है? जो कुछ भी प्राइसेस इंडस्ट्री ने सेट किया, फर्म उसी प्राइस को लेता है। तो एक फर्म के लिए डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये सीधा नहीं दिख रहा तो भी अज्यूम करके चलिए एक स्ट्रेट लाइन ही है। एंड ये जो मैंने बनाया, दिस इज फॉर अ फर्म। ठीक है। सो फर्म के केस में डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एंड अगर आपने रेवेन्यू के चैप्टर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वीडियो को, उसमें अगर आपने सोया नहीं तो आपको पता होगा कि सर ये जो फर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व है, वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, वही उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, डिमांड, ये सब एक दूसरे से इक्वल क्यों है? उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वापस से जाइए चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड किया गया उसको अच्छे से देखिए। ठीक है। सो और क्या बोला जा सकता है यहाँ पे? और हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फर्म है और ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। ठीक है, अच्छे से समझिए। इंडस्ट्री प्राइस बनाता है। इंडस्ट्री बोलता है कि सिंस डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इतना प्राइस होना चाहिए। लेकिन फर्म के बारे में बोला जाता है कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइस टेकर, आपका मन जाना चाहिए किस तरफ? आपका मन को डायरेक्टली बोल देना चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट कम्पिटेटिव फर्म के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। और परफेक्ट कम्पिटेटिव इंडस्ट्री में डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। परफेक्ट कम्पिटेटिव फर्म में डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो आपका डिमांड कर्व है वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इनफैक्ट वही आपका प्राइस लाइन भी है। ठीक है। ये सारे रीजंस के बारे में बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 7 के वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको देखिएगा। ठीक है। ओके। एक और चीज, ये जो डिमांड कर्व है, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका इलास्टिसिटी कितना है। ठीक है। सो इलास्टिसिटी कितना है, अगर आपने चैप्टर 4 का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर ये तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी इंफिनिटी है। ठीक है। सो डिमांड कर्व एक फर्म के लिए जो बनता है उसका इलास्टिसिटी इंफिनिटी होता है। ठीक है। वहीं पर सप्लाई डिमांड कर्व जो एक इंडस्ट्री के लिए बनता है, वो तो सर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। सो बच्चा, आई होप आप लोग को चैप्टर नंबर 10 में ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में हमको इतना ही डिस्कस करना था। दैट वाज ऑल देयर इन चैप्टर नंबर 10। सो आई होप टू सी यू ऑल वेरी सून। अगर आपको बाकी के 3 मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है। एंड यस, इतना ही। ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियोस को शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है।